और ये पेंटिंग को बनाने वाले ये है। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? वाई? बिकॉज इंडिया में एक पेंटिंग की ऑक्शनिंग हुई, बोली लगा के लिलाव हुआ, और उस लिलाव में ये पेंटिंग सबसे महंगे में गई है। पिछले महीने की बात है, ये अप्रैल में इतने रुपए में बेची गई ये पेंटिंग, 167.2 करोड़। पेंटिंग का नाम यशोदा एंड कृष्णा, निकाली गई थी 1890 में। सोच के देखिए, 1890, 19th सेंचुरी, दिस इज 21st सेंचुरी। जस्ट इमेजिन कितनी पुरानी पेंटिंग है वो। इतनी पुरानी पेंटिंग यशोदा और कृष्णा की, ये पेंटिंग इंडिया में इतने रुपए में बेची गई, ऑक्शनिंग करी गई। किसकी ये पेंटिंग है? इनकी। इनका नाम है रवि वर्मा। केरल मतलब केरलम, केरलम के किलिमन्नूर इस जगह से ये आते हैं। 1848 में उनका जन्म हुआ, किलिमन्नूर। और बाद में ये बहुत बड़े आर्टिस्ट बने। इन्होंने कई पेंटिंग्स निकाली, कई सारी पेंटिंग्स निकाली। इनकी खासियत थी ऑयल पेंटिंग निकालना। ऑयल पेंटिंग आपने देखी होगी, ऑयल पेंटिंग, स्केच, पोर्ट्रेट्स, अराउंड 7000 से स्केच, पोर्ट्रेट्स, ऑयल पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। इनके काम की वजह से इनको फिर एक टाइटल दिया गया। टाइटल का नाम था राजा। तो इनका नाम है राजा रवि वर्मा। ये राजा एक टाइटल है, वो किसी जगह के राजा नहीं थे। दूसरे राजाओं ने इनको, इस आर्टिस्ट को ये टाइटल दिया था, राजा रवि वर्मा। और ये वो पहले आर्टिस्ट है जिस आर्टिस्ट ने सबसे पहली बार हमारी भगवानों की तस्वीरें बनाई। आप माँ सरस्वती, दुर्गा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, ये जो सारी तस्वीरें देखते हो ना आज, वो सबसे पहली बार किसने बनाई है? इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में ये चीज़ क्योंकि ऐसे हुआ है, पहली बार हुआ है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम इस स्लाइड के साथ कर रहे हैं। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का नाम याद रखेंगे आप, कृष्णा और यशोदा। ये वो पेंटिंग है, देखिए कितनी खूबसूरत है ना। ये एक ऑयल पेंटिंग है, इसमें वो गाय दिखाई दे रही है, यशोदा दिखाई दे रही है, ये उनका कन्हैया दिखाई दे रहा है कि पीछे खड़ा है, वगैरह वगैरह। और एक्सप्रेशन देखो इनके कैसे है। एनीवेज, इनके पहले M.F. हुसैन, भारत के मशहूर पेंटर M.F. हुसैन, इनकी एक पेंटिंग थी, पेंटिंग जिसको 2025 में ऑक्शनिंग करके बेचा गया 118 करोड़ रुपए में। ये कितने में गई? 167 करोड़ रुपए में गई। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्शनिंग वाली पेंटिंग किसकी है? ठीक है, राजा रवि वर्मा। देखो कब के, हाँ बात ध्यान दो। अब आगे देखते हैं, जीएसटी के कलेक्शन की बात करेंगे। गुड्स और सर्विसेज टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? मुझे नहीं पता, आपको पता है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी, गुड्स और सर्विसेज टैक्स। देखिए, जिस पे लगाया जाता है वो पे करता है क्या? कस्टमर, कंज्यूमर, वो पे करता है। आपने हल्दीराम से काजू कतली का डब्बा लिया, उसके कीमत में जीएसटी पकड़ा हुआ है, लगाया गया है। वो जीएसटी भारत सरकार ने किस पे लगाया? हल्दीराम पे। लेकिन हल्दीराम ने वो सारा जीएसटी का पैसा आपके और मेरे जेब से निकाला, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है, आज की तारीख 2 तारीख है, ये कल की न्यूज़ है, 1 तारीख की न्यूज़ है। ओके, देखो इसको, अप्रैल 2026 में पूरे देश में जीएसटी का कलेक्शन हुआ 2,43,00,000 करोड़।
2,43,000 करोड़ रुपए। आपको नंबर समझ में है ना, कितना नंबर है बड़ा ये? 2.43 लाख करोड़, मतलब ये लाख, उसके सामने करोड़ के साथ जीरो लगाना है। इतने ज्यादा पैसे जीएसटी के मिले भारत सरकार को अप्रैल 2026 में, इतने। तो अप्रैल 2025 में कितने मिले थे? इतने मिले थे। अब देखिए, हाईएस्ट एवर कलेक्शन जीएसटी का अप्रैल 2026 में मिला। तो मई जून, इसमें आपकी जो भी एग्जामिनेशन होगी उसमें ये नंबर आपको याद रखना जरूरी है कि अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीएसटी का कलेक्शन कितना है, कौन से मंथ में हुआ है। अब जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में 3 टाइप के टैक्सेस आते हैं मेन। पहला सेंटर का जीएसटी जिसको सीजीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी। दूसरा स्टेट का जीएसटी जिसको कहा जाता है एसजीएसटी। और तीसरा आईटी जीएसटी। आपको पता है आईटी जीएसटी कब लगता है? जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो। हाँ, अगर कोई साइकिल बेचने के लिए जा रही है चंद्रपुर से नागपुर जा रही है तो सप्लाई स्टेट के अंदर ही है। लेकिन अगर नागपुर से रायपुर जा रही है साइकिल बेचने के लिए तो सप्लाई कैसा रहा? इंटरस्टेट। और अगर सप्लाई इंटरस्टेट है तो उस पर लगेगा आईटी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक और होता है जीएसटी का हिस्सा जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, यूटी जीएसटी। खैर, मैं अभी आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको क्या याद रखना आपके एग्जाम के लिए जरूरी। अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी का इतना मिला है। यह अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है, किसी महीने में मिला हुआ सबसे बड़ा कलेक्शन। जीएसटी इंडिया में 2017 से चालू है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और 1 जुलाई 2026 को उसको 10 साल पूरे हो जाएंगे। इन पूरे 10 सालों में पहली बार किसी महीने में इतने पैसे मिले, और इतने पैसे पूरे देश से आए हैं, हर राज्य से आए हैं। तो सबसे ज्यादा पैसे कौन से राज्य से आते हैं? नंबर 1 महाराष्ट्र। अकेले महाराष्ट्र से जीएसटी का 22% आता है। उसके बाद कर्नाटका। तो आप जो आजकल हमारे देश में एक चीज चल रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। साउथ के स्टेट्स का ये कहना है कि क्योंकि हम डेवलप्ड है, हम भारत सरकार को ज्यादा पैसे देते हैं, सरकार की तिजोरी में हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उसके बदले में सरकार से हमें मदद कम मिलती है। लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स सरकार की तिजोरी में पैसा कम जमा करते, पर केंद्र की सरकार उनको मदद के रूप में पैसे ज्यादा दे रही है। नॉर्थ वर्सेस साउथ, इतना। तो हाईएस्ट शेयर जीएसटी का किस स्टेट से आता है? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका। अच्छा, जीएसटी उसका कलेक्शन बढ़ते जाना, बार बार उसका कलेक्शन बढ़ना। अब आप इस बात को समझो, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, और स्लो काम करता लगता है। देखिए, पहले कोई चीज 100 रुपए की थी और उस चीज के ऊपर जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए 5% का, तो उस चीज की कीमत कितनी हो जाएगी? 105 रुपए। अब महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई के चलते अब वही चीज 110 रुपए की हो गई, लेकिन उस पे लगने वाला जीएसटी कितना है? 5% ही है। अब जीएसटी कितना बन निकलेगा? टोटल कितना आएगा? 110 का 5% कितना आएगा? वो 5.5 होगा। सो टोटल कितना आएगा यहाँ पे फिर? राइट, रुपए
5.5 ऐड कर दो यहाँ पे, 1 कितना 115.5, ये होगा ना। अब आप बताइए, सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सरकार ने अपने तरफ से कुछ करा है। ये तो महंगाई बढ़ने से जीएसटी कलेक्शन अपने आप बढ़ते जाएगा। क्या कुछ चीज़ें समझ में? जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर आप कहीं से ये सोच रहे हो कि बाप रे इतना जीएसटी कलेक्शन मिल रहा है, मतलब सरकार ने बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा, ना 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 ना। वो जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले 100 रुपये की चीज़ अब कितनी की हो रही है? 110, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो सरकार कुछ ना करे, सिर्फ बैठी रहे और इन्फ्लेशन बढ़ते रहे, वैसे ही सरकार की तिजोरी में पहले से ज़्यादा पैसे आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो इतना ये ऐसा क्या हुआ अप्रैल 2026 में कि सरकार को इतना जीएसटी कलेक्शन मिला? इन्फ्लेशन बढ़ा, वॉर के चलते चीज़ें महंगी हो गई। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये रीज़न पता चले आपको क्यों इतना कलेक्शन हुआ है। रीज़न इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज द रीज़न। क्या चीज़ समझ में आई? ओके, इतना कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ किया है जिस वजह से सब बढ़ रहा है, ये रीज़न नहीं है। तो लार्जेस्ट शेयर महाराष्ट्र का अराउंड 22%, ध्यान रखने वाली चीज़। और हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि ईयरली बेसिस पे हर साल हमारी जीएसटी इतने % से बढ़ रही है। मतलब जीएसटी कलेक्शन इन 2025 and GST collection in 2026. In 2026, it is 8.7 higher than 2025. Annual growth rate GST की 8.7% मिली, ये भी हाईएस्ट एवर ग्रोथ रेट है। वैसे जीएसटी का बढ़ना ये अच्छी बात होती है, लेकिन अगर एक तरफ टैक्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इनकम भी बढ़नी चाहिए। ये चीज़ समझ में आई? तो आप लोग ध्यान रखना जीएसटी के कलेक्शन के बारे में, ये आपको जून तक चलेगा ये वाला इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। एक बैंक का लाइसेंस अभी 2-3 दिन पहले, बस 2-3 दिन पुरानी बात कर रहा हूं मैं, एक बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसल कर दिया। मुझे पता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है क्या? अभी मत बताओ। मैंने सोचा क्यों ना एक पैसेज लिखा जाए, मैंने ऐसा पैसेज लिखा, रिसेंटली आरबीआई कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ, अभी मत बताओ, अंडर द पावर। आरबीआई बैंकों की रेगुलेटर है, बैंकिंग सेक्टर में कौन आएगा कौन जाएगा आरबीआई डिसाइड करती है। और आरबीआई को ये सारी पावर, बैंकों को लाइसेंस देने की पावर, बैंकों से लाइसेंस निकालने की पावर, एक कानून देता है आरबीआई को। मुझे पता है वो कानून कौन सा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे वो कानून आपको लिखना है। आगे, द बैंक, इस बैंक को क्यों लाइसेंस कैंसिल कर दिया इस बैंक का आरबीआई ने, उसका रीजन मैंने यहाँ लिखा है। बैंक हैज बीन फाउंड अनफिट टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड फेल टू ओबे रेगुलेशंस। अपने डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसमें वो बैंक फेल हो गई और आरबीआई ने उसको जो टर्म्स और कंडीशन दी उसने वो पूरा उसका पालन नहीं किया। आरबीआई ने यही बताया कि उसका रीज़न कि बैंक का लाइसेंस क्यों कैंसिल कर रहे हैं, आरबीआई ने यही रीज़न दिया। ये एक खास टाइप की बैंक है, कौन सी है मैं जानता हूँ, आपको बताना है। दिस इज द बैंक, मैंने ब्लैंक छोड़ा, विच कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बियॉन्ड, मुझे पता है आपको लिखना है, लैक्स, एंड कैन नॉट एक्सटेंड्स, मुझे पता है आपको लिखना है, एंड क्रेडिट कार्ड्स। अब आपके हिंट के लिए मैंने एक जगह पे ये सब लिख दिया, आप इतना जानने के बाद आप जान सकते हो कि ये बैंक किस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। इस बैंक के ओनर का नाम है विजय शेखर शर्मा, 51% के शेयर्स उनके पास है। और दूसरा है 197
कम्युनिकेशंस, कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस, उसके पास 49% है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरे ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली फिलअप करो और मुझे बताओ, क्योंकि मैंने नीचे हिंट दी है इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखा है। अगले एक्सरसाइज ऐसी ही है, अगले 3-4 एक्सरसाइज ऐसे ही है, और वहाँ ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ हिंट है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। अप्रोप्रिएटली फिलअप करो। किस बैंक की बात हो रही है यहाँ पे देख लेना। सारे फिलअप होने के बाद ही अगर मुझसे कहो कि सर हाँ मैंने फिलअप कर लिए, ठीक है। जिनका हो गया उनके गर्दन ऐसे है, और जिनका नहीं हुआ उनके गर्दन हिल ही नहीं रहे। एक दूसरे से पूछ सकते हो आप। अच्छा, उनको भी नहीं आता? अच्छा, आपको पता है, ये सुना है, 2 से 3 दिन पहले की बात है ये। हाँ क्या? मैंने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है, आपने पढ़ा? पेपर नहीं पढ़ रहे? नहीं, कभी कभी बहुत कम बार आता है आपका, है ना। आपने भी नहीं पढ़ा होगा, आपकी बाजूली नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? नहीं, देखो दोस्तों, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता है ना उसके चेहरे पे दिखाई देता है, और जो नहीं पढ़ता है उनके चेहरे पे भी दिखाई देता है कि वो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आप चारों में से कोई बता दो, कोशिश करो। गलत हुआ तो हुआ। किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करे है? पेटीएम। ठीक है, कौन से एक्ट के जरिए आरबीआई ने कैंसिल करा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट? हमको नहीं पता रे बाबा। नेशनलाइज्ड एक्ट, कौन सा एक्ट से हुआ वो सब पता नहीं। गुड, इसका जवाब है पता नहीं एक्ट। ठीक है, सो पता नहीं एक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, दिस इज व्हाट, विच बैंक? दिस इज द प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक, यहाँ क्या आएगा? चलो, यहाँ तो आपने पेटीएम कहा, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहा है आपने, यहाँ पे आपने क्या कहा है? प्राइवेट और पेमेंट, कोई एक? पेमेंट पसंदीदा शब्द है शायद आपका, पेमेंट। पेमेंट, दिस इज द पेमेंट बैंक which cannot accept deposits beyond 2 lakhs। देखा, जब पेपर नहीं पढ़ते तो हम कुछ नहीं बोल पाते। 2 lakhs and cannot extend loans and credit card। तो यही चीज है भाई, देख लो। पेटीएम पेमेंट बैंक, पावर गिवन टू हर बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चीज़ें समझ में?
ऐसे एक्सरसाइज से मैं ये जानकारी रखना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर के फॉलोअर हो या नहीं हो। और एक बात मेरी समझे, सिर्फ कच्चा चिवड़ा खाने के लिए न्यूज़पेपर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, कभी कभार पढ़ा भी जाता है उसको। अगली बार से रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है आप? ओके, ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कौन सी बैंक है ये? पेमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक, जनरल कमर्शियल बैंक नहीं है ये, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के पास लोन देने की पावर नहीं होती, इसलिए क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकती। पर क्या एटीएम कार्ड दे सकती है? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? देखिए, 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकती है डिपॉजिटर से, और डिपॉजिटर को उनका पैसा अगर निकालना है तो एटीएम कार्ड देगी वो। तो एटीएम कार्ड दे सकती है पर क्रेडिट कार्ड नहीं, क्योंकि लोन देने की पावर ही नहीं है। इस तरह की और भी पेटीएम जैसी पेमेंट बैंक हमारे देश में है। 4-5 बैंकों के नाम बता दो। अरे वाह, एयरटेल, हमारे पास उसी का है क्या मोबाइल फोन? और पेमेंट बैंक जैसे कि एयरटेल उन्होंने बताया, और कौन सी बैंक है पेमेंट वाली? वेरी गुड। और यस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, समझ गए? और ठीक है, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडी एल नहीं, वो डिपॉजिटरी लिमिटेड की बात कर रही हो, वो अलग चीज़ है। चलो, ये समझ गए कि इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, और क्यों कैंसिल हुआ ये भी पता चल गया। किसने लाइसेंस कैंसिल करा? आरबीआई ने। चलो अब आगे देखते हैं। पिछले हफ्ते 2 चीजें न्यूज में थी, और इन दोनों चीजों का संबंध आपके ट्रांजैक्शन से है, खासकर यूपीआई वाले ट्रांजैक्शन से। तो यूपीआई इस टेक्नोलॉजी में एक नई सुविधा आई है, नई फैसिलिटी आई है। फैसिलिटी का नाम है यूपीआई सर्कल, ठीक है, यूपीआई सर्कल। मैंने सोचा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मेरे तरह, तो क्यों ना क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए। तो मैंने बना दिया, कोई गलत करा क्या? तो फिर आप जवाब देके सही कर लो। What is the main purpose of the UPI circle feature launched by NPCI, National Payment Corporation of India? NPCI इंडिया में सारे एटीएम का नेटवर्क यही चलाता है, आरबीआई नहीं चलाती। इंडिया में रिटेल पेमेंट यही चलाता है, यूपीआई यही चलाता है, रुपए नाम का डेबिट कार्ड यही चलाता है। हाँ, रुपए डेबिट कार्ड। अच्छा, जवाब दे रही हो? भीम, भीम भारत, पता ना, भीम ऐप है ना आपके पास, होगा ना, वही यूपीआई वाला। हाँ, वही चलाते हैं, भीम ऐप भी वही चलाते हैं। गुड गुड, ठीक है। तो मैंने आपको एनपीसीआई बता दिया। आप मुझे यूपीआई सर्कल का इन एबीसीडी में से क्या सही है सोच के बताओ। यूपीआई सर्कल अच्छा फीचर है, पहले नहीं था ऐसा। ए, बी, डी, सी, डी। हाँ, अच्छा पढ़ रहे हो? हाँ, बी, डी, और गलत हुआ तो हाँ नहीं तो
ए। चलो कौन बचा है? बस आप बचे हो, बताओ। जैसे यूपीआई सर्कल है वैसे ही गूगल का पॉकेट मनी है। तो अगर ये गलत हुआ तो वो अगला क्वेश्चन भी गलत होगा। ऑलराइट, देखो अभी सीन समझो। भारत में बैंक का अकाउंट खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्वालिफिकेशन क्या है? एज का क्राइटेरिया क्या है? लिटरेसी का क्राइटेरिया है क्या? हाँ, एज का क्राइटेरिया है, लिटरेसी का नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, तो क्या क्राइटेरिया? मिनिमम एज क्या चाहिए? 16+, 16। हाँ, कोई भी अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग बेसिक अकाउंट। इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? कितना एज होना चाहिए? 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13। 13 आपको नहीं पता है ना? नहीं, समझ में आ गया। हाँ, देखो, इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने का मिनिमम एज जो है ना वो है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स मेजर होगा या माइनर होगा? माइनर। कोई अगर माइनर बैंक अकाउंट खोलता है तो अप्रूवल के लिए मेजर होना जरूरी है, यानी उसके पेरेंट्स या गार्जियंस। ये बात समझ में आई? अब यूजुअली स्टूडेंट्स के पास, हर स्टूडेंट्स के पास बैंक अकाउंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने स्कूल या कॉलेज में जाता है तो उसको बार बार टैक्सी का भाड़ा देना पड़ता है, या दोस्तों के साथ पार्टी करनी पड़ती है तो बार बार पापा से पैसे, मम्मी से पैसे, या भूख हड़ताल करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती है पैसे लेने के लिए मम्मी पापा से। आप लोग क्या क्या करते हो? बिना मांगे मिल जाते हैं। इतने प्यारे बच्चे हो, बाप रे बाप। तुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती, क्या ही बच्चे रहे फिर हम, है ना? झूठ नहीं बोलना पड़ता। अच्छे बच्चे हो, अच्छी बात है। हम लड़कों को ऐसा नहीं होता, पूरी इंक्वायरी देनी पड़ती है, ठीक है? 2-4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, धमकियां देनी पड़ती है, चले जाऊंगा ऐसा करना पड़ता है, फिर जाके पैसे नहीं। खैर छोड़ो। तो यूपीआई सर्कल नाम का नया फैसिलिटी आया है। ये क्या कहता है कि अगर किसी के घर में, हो सकता है ये सब सारी चीज़ें, कोई एक यूपीआई यूज़र हो और उसके बच्चे, उनके पास बैंक अकाउंट ना हो, तो वो यूपीआई तो नहीं चला पाएंगे। बैंक अकाउंट होना जरूरी है यूपीआई के लिए, आप समझे? तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर का अगर छोटा भाई है, वो 15 साल का है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं उसको मेरे यूपीआई के इनर सर्कल में ऐड कर दूंगा और उसके मोबाइल फोन से वो खुद ट्रांजैक्शन कर सकता है। 15,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं। ऐसा मैं किसके साथ भी कर सकता हूं? जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, उनके साथ भी यह काम किया जा सकता है। मतलब आपके करीब के जो लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है पर आप चाहते हो कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करे, इसके लिए उन्हें आप अपने यूपीआई सर्कल में ऐड करेंगे। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को ऐड किया जा सकता है और हर एक व्यक्ति को आप ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 खर्च करने की लिमिट लगा सकते हो, दिन का या महीने का। वो सारा पैसा मेरे ही या आपके ही बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। आई बात समझ में? यूपीआई सर्कल क्या है? तो जो लोग बैंक अकाउंट नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं बना सकते क्योंकि छोटे हैं या बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को भी अभी यूपीआई की फैसिलिटी देने की बात हो रही है। इसे कहा गया है यूपीआई सर्कल। तो फिर मेरे ये समझाने के बाद अब क्या जवाब बनता है? अब कौन सा जवाब बना है? आपने क्या बोला था? क्यों नहीं बोले बी?
ठीक है, समझ में आया? यूपीआई सर्कल क्या है समझे? बी। आई बात समझ में? तो यूपीआई सर्कल के बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते। गूगल का पॉकेट मनी बिल्कुल यूपीआई सर्कल जैसा है। अरे पूरा तो होने दो। इन द गूगल पॉकेट मनी सेटअप, who is responsible for setting the spending limits and approving the final setup? कौन? यूपीआई सर्कल का आइडिया समझ में आया क्या ना? तो ये भी समझ में आएगा, एग्जैक्टली यूपीआई सर्कल जैसा है। और इसका जवाब क्या होगा? क्यों इन लोगों ने कहा इसलिए? एक ही क्लास के हो इसलिए नहीं? हाँ, या आई कैन सी योर आंसर इज सी। हाँ, अब सब सी बोलते तो मैं क्यों ना बोलूं? प्राइमरी यूजर जिसका यूपीआई और बैंक अकाउंट है वो हुआ प्राइमरी यूजर। मैं अगर 5 लोगों को अपने यूपीआई सर्कल में ऐड कर रहा हूं तो वो 5 लोग बने सेकेंडरी यूजर। अब वो सेकेंडरी यूजर मेरे यूपीआई से कितना पैसा निकाल सकते हैं इसकी मैं लिमिट लगा सकता हूँ, मैक्सिमम अमाउंट सेट कर सकता हूँ। और ये फर्क इस तरफ आपको दिखाई देगा, गूगल पॉकेट मनी फैसिलिटी और यूपीआई सर्कल दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। ये रहा डिफरेंस, देखिए। कुछ चीज़ें आप समझिए। गूगल पॉकेट मनी में 15,000 रुपये हर महीने तक के भेजे जा सकते हैं। पॉकेट मनी मतलब वो कोई पेटीएम वॉलेट जैसा सीन नहीं है कि वहाँ अलग से पैसे रखे हुए हैं फिर आप वो अपने ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करें, वो चीज़ नहीं है ये। सेकेंडरी यूज़र्स को, किसी एक सेकेंडरी यूज़र्स को मैक्स टू मैक्स कितने दिए जा सकते हैं? 15,000 पर मंथ। और बच्चों को 15,000 महीने का पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ? आपको कितना मिलता है? जिंदा कैसे हो फिर? हाँ? नहीं बताएंगे, नहीं। ठीक है, देखिए भाई, जो जो कमाते नहीं है, जो जो स्टूडेंट है, जो क्या स्टूडेंट है और कमाएंगे बाद में, उन सबको पॉकेट मनी पे ही जिंदा रहना पड़ता है। आया ना? और जब मम्मी पापा से पैसे मिलते बड़ी खुशी होती थी। ठीक है, हाँ, खुशी नहीं होती? क्यों? मार भी पड़ती है। हाँ तो चिल्लाएंगे ना, उनके पैसे वो तो चिल्लाएंगे, बराबर है। पर अपन लोग तो बेशरम है, अपन तो पैसे ही लेंगे उनसे, बराबर। एनीवेज, जरूरत के लिए मम्मी पापा कभी मना नहीं करते, लेकिन कैसा हमें सिर्फ ज़रूरतें थोड़ी पूरा करनी पड़ती है। बर्थडे की पार्टी देनी है, उसको घुमाने लेके जाना है ना? थोड़ा ऐश भी तो करना पड़ता है हमको, वरना हमारे दोस्त लोग क्या समझेंगे अपने को? कंजूस। आगे यहाँ तक समझ में ये चीज़ें पक्का? ठीक है। अब आगे की चीज़, अब एक पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है। कहाँ हुआ है मुझको पता है, मैंने सोचा आपको भी पता होगा, तो क्यों ना थोड़ा क्वेश्चन बना के पूछ लूँ। श्री अशोक कुमार लाहिरी रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज, रुको रुको, अब मैं जिनसे पूछूंगा वो तो इस सवाल का जवाब तो देंगे ही देंगे, प्लस इसका भी जवाब देंगे। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो यहां का जवाब आपने तुक्का मारा ऐसा समझूंगा मैं। तो आप एक बार ठीक से पढ़ो और पहले इधर का जवाब दो। यहां का करेक्ट हुआ ना, मैं डेफिनेटली मानूंगा कि इधर का आपको पक्का पता है करके। पहले ये वाला, ये वाला ए पक्का, और अगर गलत हुआ तो
नहीं एज है, ठीक है। ए, ऊपर का भी ए और नीचे का भी ए। हाँ, यहाँ और ऊपर। अच्छा हाँ, देखो भाई 3 लोगों ने ये कहा है, अब तुम अलग लोगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, तो ग्रुप में नहीं है कि हमारे, ऐसा वैसा बोलेंगे तुमको। फिर भी अपना दिमाग लगाओ और बताओ क्या है। हाँ, सुबह पढ़ा था आपने, वाह वाह वाह। इसका जवाब 1 और इसका ए। हाँ तुम रुक के रखो। हाँ, ओह शी इज थिंकिंग। हाँ, क्यों? अरे भाई इसका इसका ये भी ए। चलो भाई अच्छा, चेंज करना है ए, आपको चेंज करना है। हाँ, सोच रही हो तो आगे होगा जवाब सेकंड में। ये सारी चीज़ें ना सभी को पता रहती है, मुझे पता है कि ये सबको पता रहता है, थोड़ा तुक्का पुक्का मार के लग ही जाता है। जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो ये है, इसलिए तो मैंने आपसे ये पहले पूछा। वेल, अशोक लाहिरी भारत सरकार के पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे। अरे रे अरे अरे रे, अरे रे रे रे, अरे रे अरे अरे, आप क्या करें, अरे रे रे। और वो इस वक्त वेस्ट बंगाल के एमएलए भी है। तो यहाँ पे तो ऑल है, यहाँ भी आना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी। ओके, ऑल तो ऊपर क्या आएंगे, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति, नीति काम क्या है उसका, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है वो। 5 ईयर प्लान्स तो नहीं बनाता, और इकोनॉमिक पॉलिसीज भी नहीं बनाता, टेक्नोलॉजी बनाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बनाता तो इकोनॉमिक पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है? क्या काम करता है नीति आयोग? क्या सर इतना नहीं पता, नीति आयोग नीति बनाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीति आयोग क्या काम करता है? इकोनॉमिक्स पॉलिसीज नहीं बनाता। कॉपी में लिख लो और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मुझे बताना है कि इकोनॉमिक नीति आयोग क्या काम करता है, द वर्क एंड द फंक्शनिंग। नीति आयोग के अगर वाइस चेयरपर्सन अशोक कुमार लाहिरी साहब है तो चेयरपर्सन कौन है? पीएम बोलो ना, क्यों उसका नाम ले रहे हो? पीएम, पीएम, पीएम। चेयरपर्सन जो होते हैं नीति आयोग के, कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, चलो ये समझ गए बात है। ऑलराइट, ओके, अब आगे की बात है। हाँ, ये तो खुद महसूस कर रहे हो आप लोग तो, है ना? सही बोला ना? हाँ, हीट वेव। ये देखो बेचारा पानी पी रहा है। अब जरा मैंने सोचा अगर हीट वेव आप महसूस कर रहे हो तो इसके बारे में पढ़ भी रहे होंगे, तो क्यों ना इनको एक पैसेज दिया जाए जो हीट वेव के बारे में है। अब आप लोग ये शांति से पैसेज पढ़ो और अप्रोप्रिएट वर्ड इस ब्लैंक में भरना है। ऑप्शंस मैंने साइड में लिख के रखे हुए हैं। गर्मी की लहर, इसके चपेट में पूरा हिंदुस्तान है इस वक्त, और नागपुर वाले तो शायद ज़्यादा ही गर्म है। तो पूरा पढ़ो आराम से इसको।
एक न्यूज़पेपर से ये पूरा पैसेज उठाया मैंने सोचा मैं ही क्यों हमेशा सब कुछ बताओ, आप भी बताओ। अरे वाह, वो भी पानी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूँ। बताइए। भारत के समर्स हमेशा से कैसे रहे हैं? हॉट, वार्म, हॉट, हमेशा से गर्म रहे क्या? क्या लिखा है? इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑलवेज। भाई समर्स हमेशा से एकदम गर्म रहे क्या? हर समय में अंडे का आमलेट बनता था क्या? हाँ, तो इंडिया की बात हो रही है ना, तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा? वार्म, हमेशा से गर्म रहे। हॉट मतलब उससे भी ऊपर की डिग्री हो गई। हाँ, तो सेंटेंस में एप्रोप्रिएट जगह, कंटेक्स्ट अगर देखो सेंटेंस का, तो वहां हॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? आपने क्या सोचे थे? या हॉट? आपने क्या सोचे थे? ओके, तो फिर आगे बताओ। हीट वेव की डेफिनेशन क्या है? कब कहा जाता है कि किसी प्लेस पे हीट वेव है या नहीं? नागपुर में हीट वेव है, क्यों कहा जाता है ऐसा? एक्सट्रीम कितना? 5 डिग्री और 1, 2 और 3 डेज? 5 डिग्री और 3 डेज पर 3 डेज। 5 degrees and how many days? किसी एरिया को, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं आपको तो शायद समझ में आ जाए क्या कहना चाहता हूँ। ये कोई एरिया है, कोई सिटी है, कोई शहर है ये, और इस शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस सिटी में हीट वेव आ चुकी है। हीट वेव इस सिटी में आ रही है, आ चुकी है। तो हीट वेव आने से इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ता है, और ऐसे बढ़ा हुआ टेम्परेचर कितना दिनों तक रहता है? कम से कम कितना दिनों तक रहना चाहिए? समझ में? ये जो लाइन है, इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस गेट्स एटलीस्ट हायर देन नॉर्मल, इसमें से कितना, एंड दिस कंडीशन इज रीच्ड एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन सक्सेशन, तो 30 डिग्री प्लस हाउ मच डिग्री? 10 डिग्री। सो मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ रहा है, और ऐसा बढ़ा हुआ टेम्परेचर कितने दिनों तक रह रहा है? 3 डेज। तो उसको हीट वेव कहा जाता है? गलत। इसका मतलब आप खाली हाय कितनी गर्मी है, अरे बाप रे मैं मर गया, अगला समर शायद ना देख पाऊँ, यही देख रहे हो। आपने हीट वेव पढ़ा नहीं? क्यों नहीं पढ़ते हीट वेव क्या चीज़ है करके? इतना सीवियर हीट वेव इंडिया में इसके पहले कभी नहीं था, तो आपके एग्जामिनेशन में तो पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ के हीट वेव से नहीं बचे, एग्जामिनेशन के हीट वेव से कैसे बचोगे? हीट वेव का डेफिनेशन ये नहीं है, हीट वेव का डेफिनेशन ये है।
किसी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाना और ऐसा बढ़ा हुआ टेम्परेचर 2 दिनों तक कम से कम रहना, अगर ये चीज़ें कोई प्लेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम उस प्लेस में हीट वेव आ चुकी है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ये कह रहा है IMD, भारत सरकार का हवामान डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे क्या है? इफ द टेम्परेचर गेट्स वार्मर देन सीवियर हीट वेव, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10 डिग्री या 7 डिग्री? 7 डिग्री? मुझे नहीं पता रे बाबा, आप बोल रहे हो। ओके, छोड़ो इसको, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इन इंडिया हीट वेव्स मेनली ऑकर्स ड्यूरिंग कौन से पीरियड में? मार्च टू क्या? मई, या मार्च टू जून? क्या ये कौन सा महीना है? क्या नाम का इस महीने का? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ, गुड गुड गुड। तो मुझे नहीं पता, वो देखते क्या है। इंसिडेंटली हीट वेव को डिजास्टर कहा जाता है कि हमारे देश में? पक्का? ओके। 16 फाइनेंस कमीशन या 15 फाइनेंस कमीशन, किसने कहा था कि हीट वेव को डिजास्टर मानो? सरकार को रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने। 15 ने दिया था या 16 ने दिया था कि हीट वेव और लाइटनिंग दोनों को डिजास्टर मानो? ऐसा किसने कहा था? 16 ने या 15 ने? अजी सर इतना क्या मैं पढ़ूं, चुपचाप पानी पी लेते हो। चलो ठीक है, दिखा देते हैं, देख लो। सेवन डिग्री सेल्सियस, राइट? मार्च टू जून, इस पीरियड में आते हैं हीट वेव्स। मार्च से लेकर जून, पूरे इंडिया की बात हो रही है, खाली आपके नागपुर की बात नहीं हो रही है, राइट? और 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि हीट वेव को और लाइटनिंग को डिजास्टर मानो। कैसे रे, कैसा होगा? जो हीट वेव चल रही है उसके बारे में तो आए दिन पेपर में आते रहता है, पढ़ते क्यों नहीं जी? सर बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए नहीं पढ़ पाए। नहीं पर ये सब पढ़ना जरूरी है। ऑलराइट, हीट वेव के बारे में समझ में आया? तो अभी नागपुर एक्सपीरियंस कर रहा है हीट वेव को। अब इसके बाद आने वाले सारे समर्स ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे ही जैसे अभी के हैं वैसे ऐसे ही रहेंगे। और एक और चीज़, नई चीज़ हो रही है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा। आपने भी कई समर्स देखे होंगे, हमारे बड़े लोगों ने भी देखे, लेकिन आपको एक चीज़ याद होगी कि हम पहले के ज़माने में इतने कूलर एसी सबके घर में नहीं हुआ करते थे। तो समर का सामना कैसे करते थे? रात को छत पे सोते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि दिन में तो अच्छा खासा टेम्परेचर चले जाता था, लेकिन शाम ढलने से टेम्परेचर कम होता है और रात में और भी कम हो जाता है। तो इस कम टेम्परेचर की वजह से आप रात को सो सकते थे। इसका मतलब ये था कि पुराने टाइम पे दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में अच्छा खासा फर्क होता था। आज नहीं है, आज नहीं है। अगर नागपुर का दिन का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 43 होता है तो रात का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 38 होता है। ये 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए था। जो डिफरेंस है दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में धीरे 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 कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये कि दिन तो गर्म है ही है, रात भी गर्म है।
गलत चीज़ है वो, बहुत गलत चीज़। तो फिर ये हीट वेव का सामना कैसे करें? इसको आने से रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करें? कैसे बचाया जाए हीट वेव से? ढेर सारा पानी पिया जाए, खूब सारी सनस्क्रीन लगाई जाए, है ना, है ना। इससे कौन बचेगा? जिनके पास ये सब है वो बचेंगे। पशु का, पक्षियों का, पेड़ों का क्या? अब बेचारी बफेलो काली कलर की क्या सनस्क्रीन लगाई जाएगी, ऊपर से काला रंग। कैसे बचेंगे हीट वेव से? हीट वेव से कैसे बचेंगे? हाँ, जगह जगह पानी नहीं, पानी में जाके क्या होगा? एक आंधी का है। हाँ, अरे पूरे शहर में हीट वेव है, पूरे इलाके में 200-300 किलोमीटर में पूरी हीट वेव है, कैसे रोकोगे? बाप रे, ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि घर की लकड़ी तोड़ी और उससे पूरा का पूरा बुलडोजर रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं है। हीट वेव को रोकने के लिए हीट किसी ने तो भी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। नेचुरल हीट के एब्जॉर्बर कौन होते हैं? करेक्ट। तो जितना ज़्यादा ग्रीन जोन होगा उतना हीट एब्जॉर्ब होती है। और कौन नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं? वाटर बॉडीज, ब्लू जोन्स। आज से 10 साल पहले नागपुर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और बहुत तालाब भी हुआ करते थे। अब धीरे धीरे हमने दोनों खत्म कर दिए। फिर हम बन गए भट्टी। भट्टी समझ में आता है? तंदूर। और इसके बाद ऐसा ही होगा, एसी लगाने से गर्मी कम नहीं होती, बढ़ती है। पता है ना आपको? क्योंकि सारा एग्जॉस्ट बाहर फेंका जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा एसी इस्तेमाल होगी उतना ज़्यादा गर्म होगा। तो एसी से आप हीटवेव को नहीं रोक सकते। यू नीड टू ग्रो मोर प्लांट्स, यू नीड टू सेटल मोर वाटर बॉडीज। पर ऐसा कौन करेगा? जगह जगह पानी रखने से होगा? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन सिंपल। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में सेंसस शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से सेंसस का नाम है सेंसस 2027। दिसंबर 27 तक वो सेंसस खत्म हो जाएगा। 2 पार्ट में ले रहे, हाउस इन्यूमरेशन और दूसरा पार्ट है पॉपुलेशन लिस्टिंग। तो फिर मैंने सवाल ऐसा पूछा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मैस्कट्स फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस? और हाँ, ये सेंसस डिजिटल हो रहा है, ऐप के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी भरनी की है। तो सेंसस 2027 के जो मैस्कट बनाए गए, मैस्कट यानी सिंबल्स, उनके क्या नाम रखे गए हैं? 2 सिंबल्स है, भारत और शक्ति, प्रगति और विकास, डिजिटल एंड इंडिया, संकल्प एंड सिद्धि। भाई बहनों के नाम लग रहे है ना? संकल्प और सिद्धि ये 2 भाई बहन, भारत और शक्ति ये 2 भाई बहन। हाँ, डिजिटल और इंडिया ये तो हो ही नहीं सकते। क्या जवाब है इसका? प्रगति और विकास। सच्ची? पता है आपको या लगता है? पक्का पता है? प्रगति और इनकी बड़ी बहन शांति, छोटी बहन समृद्धि। ये 4 चीजें हमारे देश से गायब है। ठीक है, अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन कौन था इस साल का? 2026 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? ये ट्रिवियल है। लियोनेल मेसी, मैक्स
वर्स्टपेन, कार्लोस, अल्कराज, नोवाक, जोकोविक। जवाब बताने वाला वो स्पोर्ट्समैन कौन से खेल का ये भी बताएगा। बिकॉज आई एम थिंकिंग। ठीक है, कौन है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? कौन सा? लॉरियस। है ना, ऐसे टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग यहां पे आ गया बस। क्या यार, क्या यार। हाँ, टेनिस, टेनिस, जैसे चाइनीस टेनिस, कार्लोस अल्कराज। इसको अवार्ड मिला इस बार का लॉरियस, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026, टेनिस का चैंपियन। ठीक है, अगली बार पूछूंगा इसने क्या जीता है टेनिस में। हाँ, पहले फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ये तो गेम्स का नाम है, सरकारी गेम्स का नाम है, पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हो चुके हैं, ट्राइबल्स। पूछा गया है कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में जो अभी भी खत्म हुए, कौन से स्टेट ने मेडल टैली में रैंक 1 हासिल किया? और सभी वो स्टेट ट्राइबल लोगों से भरे पड़े हैं, ये सभी स्टेट्स ट्राइबल स्टेट्स है। सभी स्टेट्स में अच्छे खासे ट्राइबल्स है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटका में। आपको पूछा गया है कौन से स्टेट ने इस खेल में नंबर 1 रैंक लाई मेडल टैली में। वो ट्राइबल स्टेट ही है, सभी के सभी ट्राइबल स्टेट है। महाराष्ट्र भी ट्राइबल स्टेट है, मध्य प्रदेश भी है। ऐसी चीजों का जवाब आ जाना चाहिए एक्चुअली। चलो गेस करो ना, नेगेटिव मार्किंग कहाँ मेरे हाथ में है? एंड द आंसर इज ओडिशा। एंड द आंसर इज एंड द आंसर इज एंड द आंसर इज थिंकिंग छत्तीसगढ़, कर्नाटका। मेरी गट फीलिंग सही थी यार, उसको चूज करना था, कर्नाटका। ठीक है, जब तूने पहली बार कहा मैं जानना चाहता था कि तुमको सच में पता है कि नहीं, इसलिए आई ट्राइड टू कंफ्यूज यू। ओके, और तुम फंस गए, आ गए। हाँ, आईपीएल का वो पहला बॉलर जिसने 200 विकेट लिए हैं पूरे आईपीएल में। हाँ, कौन है? आईपीएल के हिस्ट्री में 200 विकेट लेने वाला पहला बॉलर कौन है? अभी तो आईपीएल चल भी रहा है ना, मोबाइल फोन पे देखते भी हो, टीवी में देखते हो, है ना? नहीं देखते, है ना? यॉर्कर बॉल से किसी को आउट किया है, फिर भी देखते हो। अरे रे रे, कौन है वो बॉलर? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी या मिशेल स्टार्क? भुवी। बापरे, टोपन नाम, ये भी पता है। अब गट फीलिंग की सुनो अपने।
जो लगता है हाँ यही होगा, गो फॉर इट। नहीं ऐसे कैसे नहीं, समझ गया गट फीलिंग क्या है, ये है कौन सा, नहीं पता ना आपको? यही है भुवनेश्वर कुमार, तब से बता रहा हूँ, मानते ही नहीं हो। वर्ल्ड बैंक के अप्रैल 2026 में अपडेट आया, एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे भारत की इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? हमारे भारत की इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? ठीक है, हमारे भारत की इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? मुझ पे भरोसा मत करो, कितना रहेगी कुछ पता है? करने दो उसको, करने दो, कुछ जुगाड़ लगा रहा होगा वो। हाँ 6.8, 6.8 कितना है बताओ, कितना है, कितना है? And the answer to this question is साइलेंट फोन, वेरी गुड। और इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि फिस्कल ईयर 2027 में हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर द वर्ल्ड बैंक रहने की उम्मीद है 6.6। यार आज एक भी तुक्का नहीं लगा मेरा, हट। मुझको तो लगता था मेरे अच्छे खासे तुक्के लगते हैं, आज तो एक भी नहीं लगा ना, आज का दिन ही खराब है। चलो आगे, अरे हमारे 15 स्लाइड्स पूरे हो गए, खैर चलो, अरे वाह आ जाओ, ठीक है। अब जो लोग हमारे नए नए मेहमान आए हैं, जिनका स्वागत इस दरवाजे ने करा अच्छे से, लगा तो नहीं? अरे नहीं, मैं दरवाजे से पूछ रहा हूँ, लगा क्या रे? जोर से लगा, एक खून वून निकला करे उसका? अच्छा क्लॉट हो गया अंदर, चलो ठीक, थोडं चपकलं अजून चिपकायला पाहिजे होतं। चलो दोस्तों, अब लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल में जो मुझे बताना था मैंने आपको अभी बता दिया। अगली बार जब मिलेंगे तब बंगाल के इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ चुके होंगे, तो थोड़े रिज़ल्ट आपको पता होने चाहिए। तमिलनाडु के इलेक्शंस के रिज़ल्ट भी आ चुके होंगे, तो आप लोग वो करंट अफेयर्स इलेक्शन का ज़रूर देख लेना, ठीक है? और पेपर पक्का पढ़ना, कभी कभी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने आज देखा कि किसकी पेंटिंग सबसे महंगे में बिकी गई, किसके? अब जो लोग आए हैं मैं उनको बता दूं, आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत आप आ ही गए हो तो मंदिर का प्रसाद लेके जाओ। अच्छा हुआ आप लेट आए, आप 3 लोग, वरना इन लोगों का परफॉर्मेंस देखते ना आप लोग, बाप रे, इतने सही सही जवाब दिए इन्होंने कि क्या बताऊं। सबसे पहले आज हमने ये सीखा कि ये जो पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाई थी 1890 में। इस पेंटिंग को अप्रैल 2026 में लिलाव के जरिए बेचा गया, इतने रुपए में बेचा गया, 167.2 करोड़ रुपए में बेचा गया। हाँ, आपके जवाब से पता चल रहा है आपने नहीं खरीदा। ऑब्वियसली मैं याहू तो मैंने भी नहीं खरीदा है।
167.2 करोड़, इतने महंगे में भारत की कोई भी पेंटिंग कभी भी नहीं बेची गई। ठीक है, याद रखना है वाली पेंटिंग किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की। दूसरा, जीएसटी का कलेक्शन हमने आज देखा। इंडिया में जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा हुआ, इतना कलेक्शन हुआ 2.43 लाख करोड़ रुपए का। ऐसा जीएसटी का कलेक्शन मंथली कलेक्शन नहीं है, इससे पहले कभी नहीं मिला था इतना ज्यादा। और इसका प्रोबेबल रीजन क्या है? करेक्ट, महंगाई की वजह से इतना कलेक्शन हुआ है। सबसे ज्यादा कलेक्शन कौन से स्टेट से होता है? फॉलोड बाय। तीसरी चीज, एक बैंक का लाइसेंस जो है वो इस बार आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। बैंक का नाम है पेटीएम बैंक, पेटीएम की पेमेंट बैंक, उसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। क्या, क्यों, किस लिए? आरबीआई के टर्म्स को वो मान नहीं रही है और वो अपने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। पेमेंट बैंक क्या करती है? सिर्फ पेमेंट देने का काम करती है, पब्लिक को लोन नहीं दे सकती, इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, डिपॉजिटर्स से पैसे ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 2 लाख रुपए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। तो इसको बोल दिया कि बिजनेस बंद कर दो। नया फीचर यूपीआई में ऐड हुआ है, यूपीआई सर्कल। ऐसा ही फीचर गूगल जीपे ने भी ऐड करा है, उसका नाम है गूगल पॉकेट मनी। तो आप, आपके करीब के 5 ऐसे लोग जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, उनको भी आप अपना यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हो। हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हो? 15,000। ये रहा गूगल पे और यूपीआई सर्कल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ये वाली चीज़, अपॉइंटमेंट। नए नए वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के बनाए गए, अशोक कुमार लाहिरी बनाए गए। ये उनके बारे में डिटेल्स है कि कभी कभार वो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, वो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हुआ करते थे, और अभी सिटिंग एमएलए है वेस्ट बंगाल से, इलेक्शन में थे, आमदार है उधर के। किसी आमदार को मोदी साहब ने क्या बना दिया? नीति आयोग, इसका वाइस चेयरपर्सन। और फिर ये पानी कितना पिए जा रहे हो आप 2-3 हफ्तों से? क्यों? क्यों? हिटवेव। तो हिटवेव क्या चीज़ होती है? मैंने इनसे सच में पूछा, आप तीनों को बता रहा हूँ, इनसे पूछा मैंने, मेरे को यहाँ पे हिटवेव लगने लगी, ऐसे जवाब दिए इन्होंने। हिटवेव का, हिटवेव किसे कहा जाता है? ये रहा, एक बार देख लो। अगर किसी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर 2 दिनों तक कम से कम रहे, तो उस जगह में हीटवेव आ चुकी है, ऐसा आईएमडी का कहना है। आईएमडी करेक्ट। इंडिया के समर हमेशा से गर्म रहे हैं पर हॉट नहीं। अगर किसी जगह पे मैक्सिमम टेम्परेचर में 7 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है तो सीवियर या एक्सट्रीम हीटवेव कहते हैं। और इंडिया में हीटवेव चलती है मार्च से जून तक। हीटवेव को अभी भी भारत में डिजास्टर नहीं कहा जाता, पर उसको कहना चाहिए, ऐसा 16 फाइनेंस कमीशन का सरकार को सुझाव था, सरकार ने अभी तक माना नहीं है। हीटवेव के साथ साथ लाइटनिंग को भी डिजास्टर कहना चाहिए, ऐसा कहना है 16 फाइनेंस कमीशन का। आगे, डिजिटल सेंसस इंडिया में हो रहा है, तो उसके सिंबल्स क्या क्या बनाए गए, मैस्कट क्या बनाए गए? 2 भाई बहन है, प्रगति और विकास। ठीक है। तीसरा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉरियस कौन बना? टेनिस खेलने वाला कार्लोस। आखिरी वाला, ट्राइबल गेम पहले खेलो, ट्राइबल गेम पहला, कर्नाटका मेडल टैली में रैंक 1 और 200 विकेट आईपीएल के हिस्ट्री में लेने वाला भुवी। ठीक है, समझे? चलो, ये रहा। अरे हाँ, ये तो अभी आप आए थे तो देख लिया था आपने, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, समझ में? ये रहा इस हफ्ते का करंट अफेयर्स। और मुझे ये नोटिस हुआ है कि आप अभी भी जवाब थोड़े जोड़ तोड़ करके दे रहे हो। ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, ऐसे जोड़ जोड़ के दे रहे हो? नहीं, और अच्छे से चाहिए मुझे।
तो अगली बार और अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। और आप लास्ट वाले ग्लव्स पहन के ना अगली बार, ठीक है। ओके, थैंक यू कि आप लोग बैठे, सुना मुझे। अगली बार मिलेंगे। और तुम हमेशा अपनी गट की सुनो, हैं, कर्नाटका कर्नाटका, ठीक है।